हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। जनरल इंजीनियरिंग का सीरीज चल रहा था, ठीक है, एक भी दिन मिस नहीं कर रहे हैं। तो आज भी आप लोग के लिए जनरल इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल का पोर्शन कराने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक रहेगा ये आपका रहेगा किरचॉफ्स लॉ से रहेगा, सर्किट एनालिसिस से रहेगा। ये टॉपिक से हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। और वर्क पावर से क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। पावर लॉस इन ए रजिस्टर इज गिवन बाई, ठीक है। तो पावर लॉस रजिस्टर में आप कैसे निकालते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब देखिए, पावर जो होता है वो होता है आपका V इंटू आई होता है, ठीक है। और आपको ओम्स लॉ के अनुसार पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। यहाँ से अगर आप I निकालिएगा तो क्या आएगा, V बाई आर आएगा, ठीक है। अब इस I को और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिएगा तो P इक्वल्स टू V इंटू V बाई आर होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाई आर आएगा, मतलब पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन में आपको सही आंसर दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 कैलोरी हीट एनर्जी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ, ठीक है। तो देखिए, हीट एनर्जी का अगर हम बात करें, हीट एनर्जी का, तो हीट एनर्जी का एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है आप बताइए। पता है आपको क्या होता है एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। तो इसका एसआई यूनिट होता है कैलोरी, कैलोरी होता है, ठीक है। अब देखिए, जो 1 कैलोरी होता है, ओरिजिनली अगर हम आप डिफाइन करिएगा 1 कैलोरी को, तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 1/860 वाट आवर, ये होता है आपका 1 कैलोरी इक्वल्स टू, ठीक है। अगर इसको आप जूल में कन्वर्ट करना चाहे तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल होता है। देखते जाइएगा सीरीज वाइज। 1 वाट इक्वल्स टू कितना होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है। 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट अगर आवर बोले तो 1 किलोवाट को अगर वाट में कन्वर्ट करिएगा तो 1000 इंटू 1 वाट। अगर आप इस घंटा को सेकेंड में करते हैं तो 3600 से मल्टीप्लाई करिएगा सेकेंड में, तो ये आपका आता है 36 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड आता है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, 1 किलोवाट, ठीक है। 1 किलोवाट, द 1 कैलोरी हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ। तो 1 किलोवाट आवर अगर आप निकालिएगा तो कितना आएगा, 860 इंटू 10⁻³ कैलोरीज आएगा, ठीक है। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 860 इंटू 10⁻³ कैलोरीज आएगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे 1 कैलोरी इक्वल्स टू लिखना है, तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 860 इंटू 10⁻³ करेंगे। मान लीजिए अगर आपको देखिए आपका आया क्या, 860 इंटू 10⁻³ कैलोरीज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर आया। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/860 इंटू 10⁻³, मतलब 1/860 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻³ किलोवाट आवर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है, हीट एनर्जी जो होता है, वो होता है आपका कैलोरी, उसका यूनिट होता है। तो आपको ये निकालना है कि 1 कैलोरी कितना के बराबर होगा, और जो यूनिट होना चाहिए वो किलोवाट आवर होना चाहिए। तो किलोवाट आवर को सबसे पहले तो आप कैलोरीज में कन्वर्ट कर लीजिए, ये सब एक्स्ट्रा हम चीज बता दिया है, ठीक है। कैलोरीज में आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 860 इंटू 10⁻³ कैलोरीज आएगा, ठीक है। 860 इंटू 10⁻³ कैलोरीज आएगा, तो इससे आप ये वाला निकाल लीजिएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एनर्जी सोर्स डिलीवर अ डीसी करंट ऑफ 25 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, इस क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, ये मत समझिएगा कि हम फालतू क्वेश्चन करा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा एग्जाम में जाके। एनर्जी सोर्स डिलीवर अ डीसी करंट ऑफ 25 एम्पियर फॉर 10 सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, ठीक है।
if it emits 25 kilojoule of energy in the form of light and thermal energy then determine the voltage drop across the bulb। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ आप समझिएगा। यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, ठीक है, वोल्टेज निकालना है। दिया क्या हुआ है, करंट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 एम्पियर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी आपका दिया हुआ है 2.5 किलो जूल दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है, वोल्टेज निकालना है, तो कहाँ कहाँ से आप दिमाग लगा सकते हैं। वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है, W/Q होता है। अब यहाँ से Q से आप Q इक्वल्स टू IT होता है, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है सामने में। 25 इंटू 10, 25 इंटू 10 मतलब 250 कूलम्ब। चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे W इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻³ जूल डिवाइडेड बाई कूलम्ब कितना है 250 है। अगर इसको आप वोल्ट में करिएगा तो 10 वोल्ट आंसर आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। देख लीजिए कैसे करना है, ये छोटा क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए तभी भी कुछ भी संभव हो पाता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, और जिस भी आप सिविल के ग्रुप में जुड़े होंगे या फिर इलेक्ट्रिकल के या फिर मैकेनिकल को, उसमें आपको शेयर करना है, बस इतना ही काम करना है, छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरूर जरूर करिए आप लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर इज, पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ठीक है, पावर का डायमेंशनल फार्मूला बता पाइएगा, बता पाइएगा तो जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। देखिए पावर क्या होता है, पावर इक्वल्स टू एनर्जी बाई टाइम होता है, पावर इक्वल्स टू या फिर वर्क बाई टाइम होता है, ऐसे लिखते हैं हम। पावर इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम होता है। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम होता है। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता है। मास का हम m से लिख दिए, एक्सेलरेशन का LT-2 होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम होता है, तो वेलोसिटी का LT-1 डिवाइडेड बाई t मतलब LT-2 होता है। ये वेलोसिटी का LT-1 कैसे आता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो डिस्टेंस का L हो जाएगा और टाइम का t होता है, तो LT-1 आ जाता है। यहाँ से एक्सेलरेशन लिखना, एक्सेलरेशन LT-2 हो जाएगा, और ये जो s होगा वो क्या होगा, L होगा, मतलब डिस्टेंस को हम L से लेते हैं डिवाइडेड बाई टाइम को t से, तो क्या हो जाएगा mL² t-3। किसका दिया हुआ है, देखिए आंसर में mL² t-3 सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं आप। देखिए मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं, ठीक है, टाइम को t से, डिस्टेंस को लेंथ को L से, ठीक है, करंट को I से, टेम्परेचर को केल्विन से, इससे बेसिक्स यूनिट में आपका कन्वर्ट होता है, तब जाकर हम उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो ऐसे आपका डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क इज नोन एज, किसी भी चार्ज पार्टिकल का एबिलिटी जिससे कि वो वर्क कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे गलती आपसे क्या हो जाएगा, आप पोटेंशियल डिफरेंस मार के आ जाइएगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वर्क कर रहा है तो उसमें क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दो पॉइंट के बीच में डिवाइड होता है किसी भी सर्किट में, ठीक है। वो कुछ करंट लेगा आपका, उसमें कुछ वर्क डन होगा और उसका चार्ज जो होगा वो यूनिट होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q होता है, V इक्वल्स टू मतलब एबिलिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, एबिलिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वर्क डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। और जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क। नहीं समझ में आया लिखिए, अब नहीं समझ में आया तो कोई भी चीज समझ नहीं आया तो पहले तो लिखिए उसको, तब जाके समझ में आएगा। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का हम बात करते हैं, दोनों में आप कंफ्यूज करिएगा इसका आंसर देते समय, क्योंकि आपको तो एक फार्मूला पता है कि V इक्वल्स टू W/Q होता है, ठीक है। तो इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस है, एनर्जी तो है नहीं। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम
इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज भी लिखते हैं। ये क्या होता है, इज द वर्क, ये क्या है, इज द वर्क डन, इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज, टू मूव अ चार्ज, मूव अ पॉइंट चार्ज लिख दीजिए, ज़्यादा सुटेबल होगा। मूव अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वेयर जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, वेयर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज द एबिलिटी of a charged particle, ability of a charged particle to do work, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और फट से आप बना ही दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the energy stored in the magnetic field of a solenoid carrying a current of 10 ampere is 0.5 joule. What will be the stored energy if the number of turns is double and the current is half? ठीक है, अब देखिए, जो जो कॉइल होता है वो आपका मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको हम इंडक्टर बोल देते हैं, ठीक है। लिखिए यहाँ पे, ठीक है। और इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस आपका इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से ईएमएफ जनरेट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को चेंज में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर बोलते हैं। एसआई यूनिट इंडक्टेंस का क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है इंडक्टर के अंदर में, लिखिएगा क्या, लिख लीजिए, लिखिएगा तो लिखिए द कॉइल। अब हम इसका थ्योरी लिखाते हैं। सबसे पहले तो हम इंडक्टर बताते हैं आपको क्या है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लगेगा इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड, व्हाट विल द स्टोर्ड एनर्जी इन द नंबर ऑफ, इसमें जो आपका कंसेप्ट लगेगा वो एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा। और वो कौन सा एनर्जी होगा, इंडक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, उसका फॉर्मूला लगेगा। तो इंडक्टर मतलब तो आपको पता ही है, आपको बताया था कि रजिस्टर होता है, एक होता है कैपेसिटर होता है। रजिस्टर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, उसका आपका ये होता है डिनोशन, कैपेसिटर होता है जिसको किसी से डिनोट करते हैं, और एक होता है इंडक्टर होता है, ठीक है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इंडक्टर में देखिए, द कॉइल विच स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी in a magnetic field, is called as inductor, ये हो गया आपका इंडक्टर। इंडक्टेंस का बात करें तो द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडक्टर, the property of an inductor which cause the EMF to generate by a change in electric current, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज कॉल्ड एज इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है इंडक्टेंस का, हेनरी होता है, एच से डिनोट करते हैं। अब देखिए, जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है इंडक्टर के अंदर में, उसका फॉर्मूला है द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in an इंडक्टर। यहाँ पे क्या होगा, E इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर होता है, हाफ LI स्क्वायर होता है। यहाँ पे अगर L का बात करें तो L इक्वल्स टू क्या होगा,
म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल होता है। ये आपका इंडक्टेंस होता है इंडक्टर का। ये आपका क्या होता है? इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर होता है। इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई जो हो गया आपका करंट हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं हम। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड करंट ऑफ 10 एम्पियर इज 0.50। व्हाट विल बी द स्टोर्ड एनर्जी? ठीक है, तो स्टोर्ड एनर्जी E इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर हो जाएगा। हाफ एल आई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एल होगा, वो एल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर का, ठीक है। एल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के होल स्क्वायर के, क्योंकि हम फार्मूला जो हम बताए थे आप लोगों को, एल इक्वल्स टू म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल होता है, ठीक है। म्यू इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए बात को, यहाँ पे समझिए जो एनर्जी स्टोर्ड होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड। नंबर ऑफ टर्न्स क्या बोल रहा है? डबल हो जा रहा है, ठीक है। मतलब एल एन जो है वो 2n हो जा रहा है, और जो करंट है आई जो है वो हाफ हो जा रहा है। I2 जो है वो I1/2 हो जा रहा है, और आपका n वो N2 जो है वो आपका 2n1 हो जा रहा है। जब N2 इक्वल्स टू 2n1 हो जा रहा है तो L पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आप बताइए? L2 इक्वल्स टू क्या होगा? 4n1 होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। देखिए जब N2 इक्वल्स टू 2n1 हो रहा है तो L2 इक्वल्स टू 4n1 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो और ये हो गया। तो अब यहाँ से आप एनर्जी स्टोर्ड ई डैश निकालिएगा तो क्या लिखिएगा? हाफ L2 का स्क्वायर L2 इंटू I2 का स्क्वायर। तो हाफ L2 के जगह पे क्या लिखिएगा? 4L1। I2 के जगह पे क्या लिखिएगा? I1/2 का होल स्क्वायर। तो I1/2 का होल स्क्वायर निकालिएगा तो हाफ ये आपका कैंसिलिंग कर दीजिए, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपको 0.5 जूल आ जाएगा। किसमें दिया हुआ है? 0.5 जूल, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इज। रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है? ठीक है, 3 टाइप का पावर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 3 टाइप का, एक होता है एक्टिव पावर और ट्रू पावर, ठीक है, और एक होता है आपका रिएक्टिव पावर, एक होता है अपैरेंट पावर, ठीक है। तीनों के बारे में आप लिखिए, पहले तीनों के बारे में लिखिए। सबसे पहले एक्टिव पावर का बात करें। एक्टिव पावर को हम लोग और क्या बोलते हैं? ट्रू पावर बोलते हैं। एक्टिव पावर को हम ट्रू पावर बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ पावर जो होता है यूज होता है सर्किट में, उसी को हम ट्रू पावर बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखिएगा आप? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ पावर, the actual amount of power being dissipate or used in a circuit is called a true power, ठीक है। इसको हम लोग वाट में डिनोट करते हैं। इट इज मेजर्ड इन वाट, और इसका जो सिंबॉलिक है वो पी होता है। अब आइए दूसरा नंबर, रिएक्टिव पावर। दूसरा नंबर का अगर हम बात करें तो रिएक्टिव पावर होता है। रिएक्टिव पावर क्या होता है? इसको हम लोग वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में मेजर करते हैं, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन वोल्ट एम्पियर्स रिएक्टिव, इसमें हम डिनोट करते हैं। इसको हम लिखते हैं KVAR से, रिएक्टिव पावर को। जो मैथमेटिकल सिंबल होता है रिएक्टिव पावर का वो कैपिटल लेटर Q से होता है, और एक होता है आपका अपैरेंट पावर, होता है, ठीक है। ये आपका रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर का कॉम्बिनेशन होता है। लिख दीजिए द कॉम्बिनेशन ऑफ reactive power, the combination of reactive power and true power, the combination of reactive power and true power is called apparent power,
ठीक है, तो ये अपरेंट पावर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? इसको मेजर करते हैं हम लोग वोल्ट एम्पियर्स, मतलब केवीए में रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपरेंट पावर का। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रिएक्टिव पावर पूछ रहा है, तो केवीएआर हो जाएगा ना, केवीएआर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। केवीए अगर बोलता तो अपरेंट पावर होता, केवीआर बोलता तो रिएक्टिव पावर, और सिर्फ पावर बोलता तो वाट होता, या एक्टिव पावर या फिर ट्रू पावर बोलता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, the instantaneous value of power in a purely inductive circuit is, the instantaneous value of power in purely inductive circuit is, क्या होगा इसका आंसर? प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा पावर का, वो कांस्टेंट होगा कि जीरो होगा कि चेंज होगा कि नन ऑफ दिस, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर एक्चुअली हो जाएगा चेंजिंग। ठीक है, अब कैसे होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट का अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो समझिएगा बात। जो आपका इंस्टेंटेनियस पावर होता है वो क्या होता है? देखिए, कोई भी सर्किट में जो कि जिसमें कि इंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटेंस ये सब नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट मतलब क्या होगा? सिर्फ इंडक्टेंस होगा, और सिर्फ इंडक्टेंस होगा, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे R इक्वल्स टू जीरो, C इक्वल्स टू जीरो। RLC सर्किट आप सुना है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ L होगा, इंडक्टेंस होगा। इस टाइप के सर्किट को हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। इस टाइप के सर्किट में जो करंट होता है वो लैग करता है वोल्टेज का बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये सब चीज आप पढ़े होंगे, द सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए, ये आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट है जिसमें कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? इंडक्टेंस है। ये आपका L हो गया इंडक्टेंस का वैल्यू, ये आपका करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे इस दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होगा और उसका वैल्यू क्या होगा? Vm साइन ओमेगा टी होगा। क्लियर है? ठीक है, जो वेव फॉर्म होता है पावर कर्व का फेजर डायग्राम का प्योरली इंडक्टिव सर्किट में अगर बात करें तो V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी होगा। जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा किसी भी इंडक्टर में अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? VL इक्वल्स टू L इंटू डी आई बाई डी टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? L इंटू डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। जब हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है? VL इंटू आई होता है। VL के जगह पे एल आई इंटू डी आई बाई डी टी होगा, डी आई बाई डी टी होगा। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में अगर हम बात करें जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव, लेकिन ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। डी आई बाई डी टी, चेंजिंग पावर का जो वैल्यू होगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वो चेंज हो जाएगा। ठीक, तो क्लियर याद रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्क डन इन ए चार्जिंग कैपेसिटर इज इक्वल्स टू, वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इन ए चार्जिंग कैपेसिटर इज इक्वल्स टू Q जो हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज V। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ दे कि वर्क डन क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा? ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा, कैसे निकालिएगा? आपको पता है ना कि कैपेसिटेंस क्या होता है? C इक्वल्स टू Q बाई V होता है। इसको हम अगर दो प्लेट के बीच में हो रहा है तो इपल्सन नॉट A बाई डी हो जाता है। जो यहाँ पे जो इपल्सन है वो आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। दो प्लेट के बीच का जो स्पेस होता है कितना उसका परमिटिविटी है वो होगा A, आपका हो गया एरिया, D हो गया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, A आपका एरिया हो जाएगा। यूनिट ऑफ जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होता है? फैराडे होता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर U का अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो हाफ CV स्क्वायर होता है या फिर Q स्क्वायर बाई 2C भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे
वोल्टेज के टर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज के टर्म में दिया हुआ है, तो C इक्वल्स टू क्यू बाई वी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू क्यू बाई वी अगर करते हैं तो क्या आता है आपको, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा क्यू वी बाई 2 आ जाएगा। तो क्यू वी बाई 2 किस में दिया हुआ है भाई, क्यू वी बाई 2 इसमें दिया हुआ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं है, ये फार्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। दो पैरेलल प्लेट के बीच का जो कैपेसिटेंस होता है उसका जो उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है वो ऐसे निकलता है, कैपेसिटेंस ऐसे निकलता है, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर का, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, कितना कैपेसिटी है किसी भी कैपेसिटर को कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर रहे, उसी को हम कैपेसिटेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो वही चीज हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एनर्जी स्टोर्ड विल बी लिस्ट इन, अब किसमें कम एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। तो कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होता है वो इन द फॉर्म ऑफ चार्ज होता है, इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसी तरह रजिस्टर में होता है जो नेवर स्टोर्ड एनर्जी, रजिस्टर जो होता है वो एनर्जी को स्टोर ही नहीं करता, वो एनर्जी को डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो यहाँ पे द एनर्जी स्टोर्ड विल बी लिस्ट इन रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर रजिस्टर हो जाएगा। और जो क्वाइल होता है जनरली ना वो आपका एलिमेंट जैसे कि इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस से बना होता है, ठीक है। और वो आपका कुछ हद तक स्टोर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट रजिस्टर नहीं करता होता, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर रजिस्टर हो जाएगा। कैपेसिटर जो होता है वो आपका चार्ज को स्टोर करता है, इंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन जो रजिस्टर होता है वो दिस रजिस्टर नेवर स्टोर्ड एनर्जी, दे डिसिपेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो ये आपका रजिस्टर आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन है किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज कंसर्न्ड विथ, किरचॉफ्स जो वोल्टेज लॉ होता है वो किससे कंसर्न होता है, इस टाइप का क्वेश्चन सही में बता रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आपको पूरा का पूरा किरचॉफ्स लॉ थोड़ा सा मैं बता देते हैं ताकि आप कभी नहीं भूल पाइए। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल अब लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं होगा, केवीएल लिख देंगे तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम केवीएल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर रुकिए और थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू केवीएल, केवीएल हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये तो सभी को पता है, 12 से ही पता है कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज जीरो, ठीक है। लिख दीजिए आप यहाँ पे, ये सबको पता है फिर भी हम लिखा देते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ all the voltages, algebraic sum of all the voltages around any closed path, around any closed path is zero, algebraic sum of all the voltage around any closed path is zero। और ये जो बेस्ड होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उस पर बेस्ड होता है। दोस्तों अभी आप लोगों के लिए हम लूसेंट का साइंस का पूरा जितना भी लूसेंट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब कराने वाले हैं, ताकि अब हम चाह गए हैं कि आप लोग का एक भी नंबर छूटे नहीं एग्जाम में। हम अब ठान लिए हैं कि मेहनत करवा के ही दम लेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटने नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए अब हम साइंस पे भी पढ़ गए हैं, लूसेंट का पूरा साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कराएंगे, बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा शेयर करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, किरचॉफ्स लॉ के अनुसार V1 इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब समेशन ऑफ वोल्टेज जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, N1 N2 N हो जाएगा, तो N1 1 2 3 पे 0 हो जाएगा यहाँ पे वोल्टेज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लूप करंट मेथड ऑफ एनालिसिस, इट इज ऑल्सो known as the loop current method of
method of analysis. It is also known as loop current method of analysis. It is concerned with both IR drop and battery EMF. Concerned with it is concerned with both IR drop and battery EMF. EMF ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A1 एंड 2, ठीक है, बोथ 1 एंड 2 देना हो जाएगा। ठीक है, एक आपका होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, केसीएल जिसको बोलते हैं, उसमें क्या हो जाता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो, उसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। दो टाइप का लॉ हो गया आपका किरचॉफ्स का, एक आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है, एक होता है आपका केसीएल होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग जंक्शन किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं और करंट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या लिख दीजिएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन, मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो, मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, केसीएल हो जाएगा, किरचॉफ्स करंट लॉ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, if the network element can be separated physically from each other then they are called as network। तो उसको हम लोग कौन सा नेटवर्क बोलेंगे, if the network element can be separated physically from each other then they are called as lumped network बोलेंगे, LUMPED, lumped network बोलेंगे। ठीक है, जो लंप नेटवर्क होता है वो क्या होता है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिखिए, लंप्ड नेटवर्क, लंप नेटवर्क के बारे में आप हेडिंग डालिए। इसको तो डिफिनीशन ही बोल दिया कि अगर नेटवर्क एलिमेंट सेपरेट हो जाएगा फिजिकली फ्रॉम ईच अदर देन दे आर कॉल्ड एज लंप नेटवर्क। ठीक है, मतलब लंप्ड मींस क्या हो जाता है, लंप मींस अ केस सिमिलर टू द कंबाइनिंग ऑल द पैरामीटर्स एंड कंसीडरिंग इट एज ए सिंगल यूनिट such as total equivalent resistance of transmission for a particular distance, उसको हम बोलेंगे लंप्ड सिस्टम। जैसे कि लंप सिस्टम मतलब आप एक तरह से ये समझ सकते हैं ना कि वैसा सिस्टम जिसमें कि आरएलसी जो होता है ये आपका तीनों हो सकता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर, आर एज्यूम टू बी लोकेटेड ऑन ए स्मॉल स्पेस ऑफ द सर्किट, उसको हम लोग बोलेंगे लंप्ड नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, जिसमें कि तीनों का तीनों होगा। ठीक है, ये आपका लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए जनरली हम लोग लंप नेटवर्क करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए, लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए हम लोग लंप नेटवर्क करते हैं। एक तो डिफिनेशन यहाँ से पता चल गया, इफ द नेटवर्क एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली फ्रॉम ईच अदर देन दे आर कॉल्ड एज लंप नेटवर्क हो जाएगा। जिसमें कि जैसे कि लंप सिस्टम आपका उस टाइप का सिस्टम होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जैसे कि आपका रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सब आपका एक ही छोटा से छोटा स्पेस में लोकेटेड हो तो उसी को हम लंप सिस्टम बोलते हैं। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है उसमें आपका जो होता है इंटायर सर्किट के अलॉन्ग होता है, जबकि इसमें छोटा से छोटा सिस्टम नहीं होता है। और ये आपका जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है वो आपका हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए होता है, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए होता है। ठीक है, जो आपका लंप नेटवर्क होता है इसमें जो आरएलसी सर्किट होगा ना एकदम छोटा सा छोटा जगह पे होगा, एक सर्किट में एकदम स्मॉल स्पेस आपका ये ऑक्युपाई करेगा, जबकि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम होता है वो आपका इंटायर पूरा सर्किट में ही आपका आरएलसी सर्किट रहेगा। तो उस केसेस में आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलेंगे। और ये आपको इसके बारे में बताई थे, बायलैटरल यूनिलैटरल के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन फिर से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और किरचॉफ्स लूप लॉ फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो टाइप का किरचॉफ्स लॉ होता है। ठीक है, एक आपका किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल बोलते हैं और एक होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल होता है। दो टाइप का लॉ होता है। मतलब अगर हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का बात करें तो आपका जंक्शन और करंट लॉ होता है और दूसरा नंबर का जो लॉ है वो आपका केवीएल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस in a potential
इन ए कंप्लीट ट्रैवर्सल ऑफ मेश इज 0, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, सिग्मा भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक ये आपका किरचॉफ्स करंट लॉ में, इसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं, करंट लॉ भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे एक करंट आया आई, इधर एक करंट पास हुआ आई, इधर एक करंट पास हुआ, इधर करंट पास हुआ, इधर गया और ये आपका इधर आया, ऐसे आया। मतलब ये आपका I1 हो गया, ये सपोज I2 हो गया, ये I3 हो गया, ये I4 हो गया। तो ये एल्जेब्रिक सम जो होगा यहाँ पे 0 होगा। आप हर तरह से कर सकते हैं, जैसा कि जो इन कर रहा है उसको एक में लिखिएगा, मतलब I1 प्लस I3 एक जगह लिख दीजिएगा, ये आउट हो रहा है दोनों, तो I4 प्लस I2 जो है वो एक जगह लिखिएगा। तो इस तरह से आपका किरचॉफ्स करंट लॉ होता है। सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। ये होता है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ। ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ होता है, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। किस पे होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। मतलब जो आपका करंट होता है किसी भी जंक्शन पे पहुंचता है, तो और जो मतलब इन जो कर रहा है और जो आउट कर रहा है वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब चार्ज जो होता है, जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, देन द कॉम्बिनेशन हैज द सेम प्रॉपर्टी एज द करंट सोर्स अलोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम बताएं आपको कि आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है, इसमें जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो आपका जीरो होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स में। अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या हो जाता है, इस आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ साथ जो आपका रेजिस्टेंस है, जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में होगा, तो उसको हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। उसी तरह आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, इन्फानाइट होता है, और जीरो कंडक्टेंस होता है, वो आपका आइडियल करंट सोर्स होता है। अगर दोनों अगर आप सीरीज में कर देते हैं तो सेम प्रॉपर्टी एज द करंट सोर्स अलोन, तो वहां पे ये आएगा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किरचॉफ्स लॉ विल फॉल इन ए केस ऑफ, किरचॉफ्स लॉ फॉल विल फॉल इन ए केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नेटवर्क में आपका आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पारा नेटवर्क आता है, ठीक है। देखिए अब आपको हम दो चीज बताए हैं, एक आपको बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के बारे में, और एक बताएं आपको लंप्ड नेटवर्क के बारे में। अभी हम तुरंत डिस्कस किए हैं, ठीक है, वहां पर लिखाए नहीं थे, लिख लीजिए आप। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का अगर हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का अगर हम बात करें तो किसको बोलते हैं, इफ द नेटवर्क एलिमेंट, if the network element such as resistance, capacitance and inductance are not physically separated, not physically separated, then it is called as distribution network, then it is called a डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोलेंगे। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है वो क्या एज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो RLC होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो सारा इंटायर सर्किट में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड जो आपका सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स एज्यूम दैट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, RLC सर्किट, RLC etc are distributed across the entire circuit, distributed across the entire circuit, ठीक है। ये जो सिस्टम होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए होता है, ठीक है। These systems are applicable for high
फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क हो गया, लंप नेटवर्क है। इसमें क्या होगा, फिजिकली सेपरेट हो जाएगा। लंप नेटवर्क का बात करते हैं। इफ द नेटवर्क एलिमेंट, नेटवर्क जो सर्किट है उसमें क्या क्या एलिमेंट होगा, रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टेंस होगा, कैपेसिटर होगा, आपका वोल्टेज भी होगा, वो सब आपका नेटवर्क एलिमेंट में आएगा। कैन बी सेपरेटेड इफ द नेटवर्क एलिमेंट कैन बी separated physically from each other, then they are called, then they are called a lumped network। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लंप नेटवर्क बोलेंगे। जो लंप होता है, लंप मीन्स क्या होता है, lump means a case similar to combining all the parameters and considering it as a single unit, उसको हम क्या बोलेंगे, लंप्ड नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। जो लंप्ड सिस्टम होता है आपका, जो लंप्ड सिस्टम होता है, आर दोज सिस्टम in which electrical properties like RLC are assumed to be located on a small space of the circuit। ठीक है, उस ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये आपका लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, क्लियर है, लंप नेटवर्क हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स विल चार्ज एन आइडियल कैपेसिटर इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है वो आइडियल कैपेसिटर को चार्ज करता है, इंस्टेंटेनियसली चार्ज करता है। देखिए आपको हम कई बार बताए हैं कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है इसमें क्या होगा, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। जो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो जीरो होगा। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कंसिस्ट ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स सीरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा वो आइडियल कैपेसिटर को चार्ज करेगा। कैसे चार्ज करेगा, इंस्टेंटेनियसली चार्ज करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो वो आइडियल कैपेसिटर को तुरंत चार्ज करेगा, कोई अपोज नहीं कर रहा है इसको, तो इसका इंस्टेंटेनियसली आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बैटरी अंडर डिस्चार्जिंग कंडीशन विल बी कंसीडर्ड एज। देखिए कोई भी बैटरी अगर डिस्चार्जिंग कंडीशन में है तो वो क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि चार्जिंग के दौरान क्या होता है, बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, during discharging the battery removes its stored electrical energy and delivers it to an electrical load connected to it, thereby losing its electrical potential। Therefore under discharging condition it will be considered as an active element as it supplies energy। ठीक है, देख सकते, जब आप चार्ज करते हैं उस दौरान क्या करता है, बैटरी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। जब आप बैटरी को जो होता है, जो हटा देते हैं उसको, जो स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो हट जाता है, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल लोड मतलब एनर्जी
जो है वो सर्किट को दे देता है, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद, मतलब क्यों होता है, क्योंकि वो जो है एनर्जी जो है वो पूरा का पूरा सर्किट को दे देता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, एक्टिव एलिमेंट बोल देते हैं अंडर डिस्चार्जिंग कंडीशन में। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि सिविल ज्ञान सिटी चैनल को थोड़ा सा आप शेयर करिए। आप जो भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी ग्रुप्स में आप जुड़े होंगे, आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कोई भी ब्रांच होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जरूर से जरूर शेयर करिए, ताकि और आप लोग के लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट ला के दे। लूसेंट का पूरा जो साइंस है और पूरा का पूरा जो जीके है वो सब ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ठीक है, बस बने रहिए, और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स रिस्पेक्टिवली। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, कितना बार, 1,00,000 बार बताएं हम कि अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो उसमें क्या होगा, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। और आइडियल अगर करंट सोर्स होता है तो उसमें क्या होगा, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, देखिए ये आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स हो गया, ये आपका आइडियल करंट सोर्स हो गया। ठीक है, अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बोल देता, इसी में प्रैक्टिकल वर्ड अगर ले आता तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ ही साथ सीरीज विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, सीरीज विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। अगर आपसे वही पूछ देता प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो आइडियल करंट सोर्स, सोर्स इन ए पैरेलल विथ हाई रेजिस्टेंस और लो कंडक्टेंस। ठीक है, पैरेलल विथ हाई रेजिस्टेंस और लो कंडक्टेंस, हाई रेजिस्टेंस और लो कंडक्टेंस। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो जीरो हो जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, और आइडियल करंट सोर्स है तो इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, देखिए V इक्वल्स टू आई आर होता है, और I इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। अगर आइडियल करंट सोर्स है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट होगा। दोनों केस में जो V है ये जीरो आ जा रहा है, यहाँ पे I क्या हो जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। तो ऐसे सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे हम सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहे हैं कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, मतलब R जो हो रहा है यहाँ पे जीरो होगा, इसलिए V जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे R कब जीरो होगा, जब R इनफाइनाइट होगा तो I जीरो हो जाएगा, तो इस केस में आइडियल करंट सोर्स हो जाएगा। तो ऐसे आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अगला सेट और अगला टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद, आप इतना देर तक देखें, और आप जरूर से जरूर शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।